तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम क्या करेंगे कि मेन जो बेसिक्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उससे एक स्पेक्ट्रा रिलीज़ करते हैं, या एक हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर होता जो है, या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दो तरह के हमारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं, उनमें हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। उनमें जब स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसको हम मेनली करते क्यों हैं, क्योंकि हमने जब किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का जब हमने स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है या किसी कंपाउंड को डिटेल में स्टडी करना होता है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। आजकल ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही यूज़ होती है। पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट जो अलग से बनाया गया है, इसमें हम यही पढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और किस टाइप का स्पेक्ट्रा वो रिलीज़ करती हैं। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी हमने बात की कि वो मॉलिक्यूल के ऊपर आएगी और उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। वो एक्चुअल में होती क्या है, वो एक ऐसी रेडिएशन होती है जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। और इसको हम एक सिंपल हार्मोनिक वेव भी कंसीडर कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक वेव वो वेव होती है जो साइन इक्वेशन, यानी कि y = a sin थीटा को, जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, जो इस इक्वेशन को ओबे करती है, उस वेव को हम सिंपल हार्मोनिक वेव कह देते हैं। अब ये रिलेशन है क्या, इसमें क्या है, y क्या है, y है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, a। यहाँ पर एक साइन वेव या सिंपल हार्मोनिक वेव मैंने दिखाई हुई है। इसमें क्या है, हमने एक वेव दिखाई हुई है, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ही कितना कवर कर सकती है, a वो है हमारे पास, और y हमारे पास जो इतना डिस्टेंस है कवर कर रही है एक्चुअल में। और थीटा क्या है, थीटा हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है 0 से लेकर 360 डिग्री तक, या फिर 0 से लेकर 2π रेडियंस तक कोई भी एंगल थीटा हो सकता है। ठीक है। अब जो सिंपल हार्मोनिक वेव होती है ना, वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक वेव होती है। वो एक सोर्स से निकलती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और मैटर तक जाती है, जिस मैटर पे भी हम उसको फॉल करवा रहे हैं। अब प्रोवाइडेड वो सीधी तो जा रही है, अगर उसके रास्ते में कोई मीडियम चेंज हो जाता है, जैसे पहले एयर में थी फिर वो वाटर में ट्रैवल कर रही है, तो हल्की सी उसमें डिफ्लेक्शन आएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अनटिल एंड अनलेस उसका मीडियम सेम है, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन यानी कि उसके रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं आ रही जो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे, जब तक वो चीज़ नहीं हो रही वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। हालांकि वो ट्रैवल वेव की फॉर्म में ही करेगी, क्रेस्ट और ट्रफ होंगे उसके अंदर, ये क्रेस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, वो उसके अंदर होंगे, बट वो जो है वन डायमेंशन में ही ट्रैवल करेगी। वो ऐसे ही ट्रैवल करेगी, ऐसे करते करते ऐसे नहीं मुड़ जाएगी, अनटिल एंड अनलेस उसमें रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। पहले ये माना जाता था कि एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है, जब वो किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल करती है वो कंटिन्यूस वे में करती है, लगातार करती ही जाती है। बट 1900 में मैक्स प्लैंक ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि एनर्जी जो होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है। अगर किसी ऑसिलेटर की हम एनर्जी देखेंगे, जैसे ऑसिलेटर है उसमें मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो उसी वे से जो एनर्जी भी होती है वो कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस होती है। यानी कि जब एनर्जी किसी भी चीज़ पे एक रेडिएशन की पड़ रही है तो वो एक कंटिन्यूस वे में ना पड़ के जंपिंग मैनर में पड़ती है। यानी कि अगर एक बार में 1 जूल एनर्जी डल रही है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार में 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे बढ़ेगी, वो ग्रेजुअली नहीं इंक्रीज़ करेगी, वो जंप कर इंक्रीज़ करेगी। और वो जो जंप होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एक बार में 1 पड़ रही है तो दूसरी बार में 2 पड़ेगी सीधा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है।
और तीसरी बार में फिर 1 का डिफरेंस आएगा, वो सीधा 3 जूल जो है एनर्जी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। और हमें ये तो पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है, जो भी हमारे स्पेस में है, जो भी हमारे अर्थ पे या आउटर स्पेस में एग्जिस्ट करता है, उसके पास काफ़ी टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। रोटेशनल एनर्जी क्या होगी? जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड कोई भी मॉलिक्यूल या उसके एटम्स रोटेट करते हैं, तो दैट इज़ रोटेशनल एनर्जी। सॉरी, दिस इज़ रेवोल्यूशन। जब वो अपनी एक्सिस पे कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे रोटेट करे, दैट इज़ रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है? जैसे ऑसिलेटर में टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स की मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो, तो वो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करते हैं या मूव करते हैं। हमें पता है कि अनसीज्ड मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल में, तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और ये सभी एनर्जीज़ जो हैं ये सब क्वांटाइज्ड है। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, हमें पता है एनर्जी लेवल्स होते हैं, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी एनर्जी हो उसके लेवल्स हमारे पास होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने एक इलस्ट्रेशन दिखा रखी है, यहाँ पर क्या है, आप इसको कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अगर ई है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ही है, आप इसको रोटेशनल एनर्जी या वाइब्रेशनल एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हो। 2 एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं, E1 और E2। इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन E1 में है, तो अगर वो E2 में जंप करना चाहता है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब उसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी तभी वो E2 में जंप कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब उस पर्टिकुलर एनर्जी की उसके ऊपर फॉल करेगी तभी वो E2 में मूव कर सकता है, वरना वो E2 में जंप नहीं कर पाएगा। और अगर उससे कम मिलेगी तो वो नहीं करेगा, अगर उससे ज़्यादा मिल जाती है सपोज़, तो क्या है, तो वो यहाँ पर E2 पर लैंड कर आगे भी ट्रैवल कर सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है, ये तो होगी एनर्जी एब्जॉर्ब की बात, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रैवल करता है। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो लोअर से हायर में ट्रैवल करेगा। तो यानी कि जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी है वो होती है डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास? E2 माइनस E1, यानी कि एनर्जी लेवल 2 की जो एनर्जी होगी उसमें से अगर हम एनर्जी लेवल 1 की एनर्जी को माइनस कर देंगे तो डैट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड जो उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी E1 से E2 में जंप करने के लिए। अभी जो सफिक्स हमने 1 और 2 यूज़ किए हैं, ये हमने ऐसे ही नहीं यूज़ किया, हालांकि ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट साथ के साथ ये क्या है, क्वांटम नंबर्स भी होते हैं। अब जो प्लैंक थे उन्होंने क्या एक और चीज़ सजेस्ट की कि अगर हम इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी है, तो वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है जितनी एनर्जी अगर हमें पता है, और एच जो होता है वो होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर ये दो प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता ही है और डेल्टा ई की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम इजीली फ्रीक्वेंसी जो है एब्जॉर्ब्ड या फिर एमिटेड रेडिएशन की इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास किसी भी मतलब कि मेजर करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए, उसके लिए हमारे पास 3 यूनिट्स मेनली होते हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं। एक है हमारे पास लैम्डा जो कि होती है वेवलेंथ, एक हमारे पास है म्यू जो कि फ्रीक्वेंसी, और एक है म्यू बार। अब वेवलेंथ क्या होता है? जो एक पूरी वेव है उसकी जो पूरा जो उसका स्पैन है दैट इज़ वेवलेंथ, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये है हमारे पास वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट में से 1 सेकंड में
कितनी ऐसी पूरी वेव इंक्लूडिंग वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ उसमें से पास कर रही हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। और वेव नंबर क्या, अगर हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो वेव नंबर हो जाएगा। ऐसे ही इनके यूनिट्स हैं। वेवलेंथ का देखेंगे तो क्योंकि ये स्पैन है डिस्टेंस की फॉर्म में है तो इसका मीटर सेंटीमीटर ये यूनिट्स होंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो उसका यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज़। और अगर हम वेव नंबर की बात करें तो वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, वेव नंबर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो उसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसका होता है सेंटीमीटर। तो ये था मेन बेसिक्स इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके कुछ और कंसेप्ट्स और पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।